अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी आदमखोर शिकारी, पहला हिस्सा। मारिया अचानक ही गुम हो गई थी। मारिया कैसे गुम हो गई, कहाँ गुम हो गई, इन सवालों के जवाब थ्यूसोंग और नाग के पास नहीं थे। कोस्मा भी मारिया के गुम हो जाने पर बेहद परेशान थी। दोपहर को सबने उसे अपने कमरे में सोने के लिए जाते देखा था। उसे बाहर निकलते भी किसी ने नहीं देखा। फिर वो कमरे के अंदर ही अंदर से कहाँ चली गई। सबसे ज्यादा परेशानी थ्यूसोंग और नाग को थी, क्योंकि उन्हें मारिया की खुशबू भी नहीं आ रही थी, जिसका मतलब यही था कि मारिया इस शहर में कहीं नहीं है। या तो उसे तिलिस्म के जोर से गायब किया गया है और या उसकी शक्ल तब्दील कर दी गई है कि उसके जिस्म से खुशबू भी नहीं आ रही। कोस्मा का चचा तोगान भी अपने आप को बहुत परेशान जाहिर कर रहा था। इस ख्याल से कि उस पर शक न हो, उसने अपने नौकरों को मारिया की तलाश में चारों तरफ दौड़ा दिया था। वैसे भी थ्यूसोंग, नाग और कोस्मा में से किसी को तोगान पर शक पड़ ही नहीं सकता था कि उसने मारिया को गायब करके उसे उल्लू के पंजे में बदल दिया है और ये पंजा उसके कमरे की अलमारी में बंद पड़ा है। थ्यूसोंग, नाग और कोस्मा ने भी सारे शहर में मारिया को जगह जगह तलाश करके देख लिया। मारिया का सुराग कहीं ना मिल सका। कोस्मा की समझ में भी नहीं आ रहा था कि अचानक मारिया कहाँ चली गई। कोस्मा ने कहा, नाग भैया, एक बात जाहिर है कि मारिया अपने तौर पर अगर कहीं जाती तो हमें बता कर जाती। इससे साबित होता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई। थ्यूसोंग बोला, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं गई तो उसे किसी ने अगवा कर लिया है। नाग ने कहा, उसे किसने अगवा किया है? कोस्मा बोली, यही तो हमें मालूम करना है। थ्यूसोंग ने ताज्जुब से कहा, मगर यहाँ मारिया का कौन दुश्मन हो सकता है और फिर किसी को उसे अगवा करने की क्या जरूरत थी? इधर ये बातें हो रही थीं, उधर मारिया उल्लू के पंजे की शक्ल में तोगान की ख्वाबगाह की अलमारी में बंद पड़ी थी। तोगान परेशान परेशान सा मकान में दाखिल हुआ और सर को झटक कर बैठते हुए बोला, मेरे आदमियों ने सारा जंगल, सारा शहर छान मारा है, मगर मारिया का कुछ पता नहीं चला। मगर तुम घबराओ नहीं, मेरे आदमी उसे बराबर तलाश कर रही हैं। थ्यूसोंग और नाग का एक लम्हे के लिए भी तोगान की तरफ ख्याल ही नहीं जा रहा था कि यही वो शख्स है जिसने मारिया को अगवा किया है। ख्याल जा भी नहीं सकता था, क्योंकि तोगान का उनके साथ सलूक बुजुर्गों जैसा था और उसके मारिया को अगवा करने की कोई वजह नजर नहीं आती थी। कोस्मा ग्लूगीर आवाज में कहने लगी, मुझे इस बात की बड़ी शर्मिंदगी है कि महज मेरी वजह से मारिया बहन गायब हुई। अगर मैं आपको यहाँ आने पर मजबूर ना करती तो मारिया के साथ यह हादसा कभी पेश ना आता। नाग ने कहा, कोस्मा बहन, तुम ऐसा कहकर अपने आप को दुखी ना करो, किस्मत में यही लिखा था और फिर ऐसा तो जिंदगी में होता ही रहता है। थ्यूसोंग और नाग का दिल अब वहां से उचाट हो गया था। 2-1 दिन उन्होंने मारिया को इधर उधर तलाश किया और फिर एक रोज कोस्मा और तोगान से इजाजत लेकर अंबर के कस्बे की तरफ रवाना हो गए। उनके जाते ही तोगान ने उल्लू के पंजे यानी मारिया के पंजे को अलमारी में से निकालकर रुमाल में लपेटकर जेब में डाला और अपने अमल के आखिरी मरहले के लिए घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल जहां बहुत घना हो जाता था, वहां दरख्तों और झाड़ियों के बीच में से एक दरिया गुजरता था। जंगल में आकर दरिया के किनारे तंग हो गए थे, मगर पानी की रफ्तार तेज हो गई थी। दरिया के दोनों किनारों पर ऊंची ऊंची घास, झाड़ियां और दरख्त ही दरख्त उगे थे। यहाँ दिन के वक्त भी हल्का अंधेरा छाया था। तोगान ने घोड़े को एक जगह बांधा और खुद झाड़ियों में से गुजरता दरिया के किनारे एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन ढलान में एक अंधेरे गार में चली गई थी। गार बाहर से जंगली झाड़ियों से छुपी हुई थी, मगर तोगान को उस गार के रास्ते का पता था। वो झाड़ियों को इधर उधर हटाता गार में दाखिल हो गया। ये गार बेहद तंगो तारीख थी और अंदर दरिया के पानी की नमी थी। तोगान झुककर दीवार के साथ लगा आगे बढ़ रहा था। गार बाएं तरफ को घूमा तो सामने एक बड़ा सा पत्थर दीवार में दरवाजे की तरह लगा था। तोगान ने जेब से मारिया का उल्लू का पंजा निकालकर हाथ में पकड़ रखा था। उसने पंजे को पत्थर के साथ लगाया तो पत्थर अपने आप एक तरफ को खिसकने लगा। पत्थर के पीछे सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। तोगान सीढ़ियां उतर गया। अब वो एक ऊंची गोल छत वाले कमरे में था, जिसकी दीवारों पर पत्थर में से मूर्तियां तराशी गई थीं। सामने एक ऐसी मूर्ति दीवार से लगी खड़ी थी कि उसका निचला धड़ औरत का और सर उल्लू का था। तोगान ने उल्लू का पंजा जिसमें मारिया कैद थी मूर्ति के कदमों में रख दिया और सर झुकाकर कहा, देवी, मैंने तेरा अमल पूरा कर दिया। मैं एक ऐसी औरत को तेरे पंजे में कैद करके ले आया हूं जो गैबी औरत है। देवी की आवाज सुनाई दी, तोगान, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूं। तुम मेरे अमल में कामयाब हुए। अब मेरा फर्ज है कि असूल के मुताबिक तुम पर अपना इनाम नाजिल करूं। तोगान ने खुश होकर कहा, देवी, ये तेरी अनायत होगी। देवी की आवाज आई, ये मेरा फर्ज है। इसके साथ ही देवी की उल्लू की आंखों में से जर्द रोशनी निकलकर तोगान के जिस्म पर पड़ी। जर्द रोशनी के पड़ते ही तोगान गायब हो गया। देवी की आवाज आई, तोगान, मेरा वादा पूरा हुआ। इस वक्त तू गायब है और गैबी हालत में है, मगर तू सबको देख रहा है और तुझे कोई नहीं देख सकता।
जिस उल्लू के पंजे में मारिया कैद है वो तुम्हारे सामने मेरे कदमों में पड़ा है। तू इसे अपनी आंखों से लगाएगा तो दोबारा जाहिर हो जाएगा। जब फिर गायब होना चाहे तो इसे अपनी आंखों से लगा लेना। आंखों से लगाते ही तुम गायब हो जाओगे। तोगान ने देवी के कदमों से मारिया का पंजा उठाकर अपनी आंखों से लगाया तो वो एकदम से जाहिर हो गया। तोगान ने काफिरों की तरह अपना सर देवी के पांव में रख दिया और बोला, देवी मैं तेरी मेहरबानी से निहाल हो गया हूं। मैं तुम्हें अपने दिल में हमेशा याद रखूंगा। देवी की आवाज सुनाई दी, तोगान अब तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, गायब होकर किसी इंसान पर जुल्म ना करना। जुल्म करोगे तो उसके इंजाम से ना बच सकोगे। तोगान बोला, देवी मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे हुक्म पर हमेशा अमल करूंगा। तोगान ने देवी की मूर्ति के आगे 3 बार सर झुकाया और मारिया का पंजा जेब में रखकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ गार में आ गया। फिर वो थोड़ी ही देर बाद गार से बाहर था। गार से बाहर जंगल में आते ही उसने घोड़ा खोला और उसे अपने साथ लिए पैदल ही घने जंगल से वापस अपने घर की तरफ चलने लगा। जंगल खत्म हुआ तो तोगान घोड़े पर सवार हो गया। वो घोड़े को सरपट दौड़ा रहा था। उसका रुख शहर मोम्बासा के राजा के महल की तरफ था। तोगान के दिल में इतनी बड़ी ताकत के आते ही बुराई और बदी ने जन्म ले लिया था और वो देवी के इस कॉल को भूल गया था कि अगर तुमने इंसानों के साथ जुल्म किया तो उसके इंजाम से न बच सकोगे। तोगान के दिल में शुरू ही से यह हसरत थी कि वो कोई ऐसा तिलिस्म हासिल करे कि मुल्क के राजा की किसी राजकुमारी से शादी करके महल में शान से जिंदगी बसर करे। एक अरसे के बाद उसे वो जादू हासिल हो गया था। अब वो इस जादू को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आजमाना चाहता था। जब महल करीब आया तो तोगान ने घोड़े की रफ्तार धीमी कर दी। फिर घोड़े को महल के पिछवाड़े बाग में एक जगह बांधा और जेब से मारिया का पंजा लगाते ही तोगान जादूगर गायब हो गया। अब वो तो सब कुछ देख सकता था मगर उसे कोई नहीं देख सकता था। वो महल के बड़े दरवाजे की तरफ चला। महल के बड़े दरवाजे पर सिपाही पहरा दे रहे थे मगर वो तोगान को तो ना देख सके। तोगान बड़े आराम के साथ उनके दरमियान से गुजर गया। सामने राजा के शाही महल का बहुत बड़ा सहन था जिसमें फूलों की क्यारियों में फूल खिल रहे थे। खूबसूरत दरख्तों में झूले पड़े थे, फव्वारे चल रहे थे। उस बाग के आगे राजा का शानदार महल था। उस महल का दरवाजा हाथी दांत का बना हुआ था जिस पर सोने और चांदी के फूल चढ़े थे। यहाँ भी वर्दीपोश 2 हबशी दरबान पहरा दे रहे थे। तोगान को ये हबशी दरबान भी दरवाजे से गुजरते ना देख सके। तोगान अब महल के अंदर दाखिल हो चुका था। यहाँ खूबसूरत रेशमी कालीन बिछे थे। छत से झाड़ फानूस लटक रहे थे। गुलाम और कनीजें जगह जगह पहरा दे रहे थे। तोगान को राजकुमारी सतनागरी की तलाश थी जो राजा की इकलौती बेटी थी और जिससे तोगान ब्याह करके राजा के तख्तो ताज पर कब्जा जमाना चाहता था। क्योंकि राजा की दूसरी कोई औलाद नहीं थी। चूंकि तोगान को कोई देख नहीं सकता था इसलिए वो बड़ी आज़ादी से महल के कमरों और राहदारियों में घूम फिर रहा था। उसने एक कनीज को थाली में फूलों की माला लिए एक कमरे में जाते देखा। वो समझ गया कि राजकुमारी सतनागरी इसी कमरे में होगी। चुनाचे वो भी कनीज के पीछे पीछे उस कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। फर्श पर कालीन बिछे थे। दीवारों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। ऊदो अंबर सुलग रहा था। चांदी के पायों वाले एक आलीशान पलंग पर एक बहुत ही खूबसूरत और भोले भाले चेहरे वाली लड़की बैठी थी और 2 कनीजें उसके बाल सवार रही थी। तोगान पलंग की एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। वो यकीन करना चाहता था कि यही राजकुमारी सतनागरी है। एक कनीज ने कहा, राजकुमारी जी फूलों की माला आ गई है। तोगान को तसल्ली हो गई कि यही राजकुमारी सतनागरी है। बाल संवारने के बाद कनीजों ने राजकुमारी के जूड़े में फूलों की माला सजा दी। राजकुमारी ने कहा, अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर राजा पिता के दरबार में चलूंगी। कनीजें अदब से सलाम करके कमरे से चली गईं। तोगान एक तरफ खड़ा खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा। कनीजों के जाने के बाद राजकुमारी नरम नरम तकियों पर सर रखकर आराम करने के लिए लेट गई। तोगान अब दबे पांव उसकी तरफ बढ़ा। मारिया का पंजा उसके हाथ में था। वो राजकुमारी के सरहाने की जानिब आ गया। उसने मारिया के पंजे वाला हाथ आगे बढ़ाया और आहिस्ता से राजकुमारी की आंखों से लगा दिया। राजकुमारी ने जल्दी से हाथ आंखों पर रख दिया जैसे किसी शय को हटा रही हो। जब तोगान ने पंजा उठाया तो राजकुमारी गायब हो चुकी थी मगर उसे तोगान देख रहा था। राजकुमारी हड़बड़ा कर उठी और उसने अपने जिस्म को देखा। उसे अपना जिस्म बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। उसके मुंह से चीख निकल गई। राजकुमारी की चीख की आवाज सुनकर महल की कनीजें और गुलाम उसके कमरे की तरफ दौड़ते हुए आए। गुलामों ने खंजर निकाल रखे थे। कमरे में आकर जब उन्होंने देखा कि राजकुमारी अपने बिस्तर पर नहीं है तो वो कमरे के कोनों में उसे देखने लगे। राजकुमारी ने कहा, मैं बिस्तर पर ही हूं, मुझे किसी ने गायब कर दिया है। अब तो कनीजें और हबशी गुलाम भी डर कर एक तरफ को हट गए और फटी फटी आंखों से खाली पलंग को तकने लगे जहां राजकुमारी मौजूद थी मगर उन्हें नजर नहीं आ रही थी। राजकुमारी पलंग से तेजी से उठी और बोली, रत्ना, गौतमी, मैं तुम्हारे सामने हूं, क्या तुम मुझे नहीं देख सकती?
रत्ना और गौतमी राजकुमारी की कनीजें थीं। खौफ के मारे उनका रंग जर्द था। गौतमी ने हकलाते हुए कहा, राजकुमारी जी, आप कहाँ हैं? राजकुमारी ने आगे बढ़कर गौतमी कनीज के हाथ को पकड़ लिया। जब गौतमी का हाथ अपने आप ऊपर को उठा और गौतमी को अपने हाथ पर किसी दूसरे हाथ का दबाव बिल्कुल महसूस ना हुआ तो दहशत के मारे उसके हलक से भी चीख निकल गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमारी चिल्लाई, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम मुझे देखती क्यों नहीं? रत्ना, मेरे पिताजी को बुलाओ, पिताजी को बुलाओ। और राजकुमारी ने रोना शुरू कर दिया। गुलाम और रत्ना कनीज राजा के कमरे की तरफ दौड़ी। तोगान कोने में चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई हरकत न की। जब राजा को अपनी इकलौती और प्यारी बेटी का हाल मालूम हुआ तो वो गमज़दा और परेशान होकर राजकुमारी के कमरे की तरफ भागा। राजकुमारी नजर न आई तो उसने भराई हुई आवाज में कहा, बेटी सतनागरी, तुम कहाँ हो? राजकुमारी अपने बाप के सीने से लगकर रोने लगी, मगर राजा ने अपने सीने पर अपनी बेटी के जिस्म का जरा सा भी लम्स महसूस न किया। राजा ने बेबसी के आलम में अपना सर पकड़ लिया। मेरी बच्ची, तू कहाँ है? तुझ पर किसने जादू कर दिया? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं आपके सीने से लगी हुई हूं। राजा बोला, मगर मुझे महसूस नहीं हो रहा बेटी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने बाप का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया तो राजा का हाथ अपने आप एक तरफ को उठ गया। राजा ने जल्दी से हाथ खींच लिया क्योंकि उसे अपने हाथ पर भी किसी के हाथ का दबाव या लम्स महसूस नहीं हो रहा था। राजकुमारी ने रोते हुए कहा, पिताजी, आपने भी मुझसे अपना हाथ खींच लिया। और राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। राजा की आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, मेरी बेटी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं देती। तुम्हारे हाथ का लम्स भी मैं महसूस नहीं करता। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया है। राजकुमारी ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे खुद मालूम नहीं कि मुझे क्या हो गया है। मैं अच्छी भली थी, बस आंखों से कोई शय टकराई, मैंने हाथ ऊपर उठाया और फिर गायब हो गई। उसने आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, भगवान के लिए मेरे लिए कुछ करें। किसी वैद्य हकीम, किसी जादूगर को बुलाएं, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। राजा ने राजकुमारी को तसल्ली देते हुए कहा, बेटी, तुम पलंग पर आराम करो, मैं अभी शाही हकीम और शाही जादूगर को बुलाता हूँ। राजा तेजी से कदम उठाता गुलामों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में दोनों कनीजें एक तरफ सहमी हुई खड़ी थीं। राजकुमारी पलंग पर बैठ गई। वो सहमी हुई आवाज में बोली, ऐ भगवान, ये क्या हो गया है? मुझे मेरे हाथ पांव नजर नहीं आते। मेरा जिस्म कहाँ गायब हो गया? क्या मैं जिंदा भी हूं या नहीं? गौतमी, मेरी मदद करो। रत्ना, मेरी मदद करो। गौतमी और रत्ना दोनों कनीजें सख्त डरी हुई थीं और वहां से भाग जाना चाहती थीं। उन्हें खतरा था कि राजकुमारी को हाथ लगाने से कहीं उन पर भी जादू का असर न हो जाए। गौतमी ने कहा, राजकुमारी जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिक्र न करें। शाही जादूगर के पास इस जादू का जरूर तोड़ होगा। और दोनों कनीजें कमरे से बाहर निकल गईं। तोगान ये सब कुछ देख रहा था। वो दीवार के पास एक चांदी की चौकी पर बैठा था। जब कमरा खाली हो गया तो वो उठकर राजकुमारी के पलंग के करीब आया। राजकुमारी को तो वह बिल्कुल साफ देख रहा था। राजकुमारी घुटनों में सर दिए आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भरकर रो रही थी और कह रही थी, कनीजें भी मुझे छोड़कर चली गई हैं। मेरे करीब आने से सभी घबराती हैं। ऐ भगवान, मेरे गुनाह मुआफ कर दे। तोगान जादूगर ने एक लम्हे के लिए गौर से राजकुमारी को देखा। वो अपनी कामयाबी को करीब आते देखकर खुश हो रहा था। वो खामोशी से राजकुमारी के कमरे से बाहर निकल गया। फिर महल से बाहर आकर अपने घोड़े के पास आया। जेब से मारिया का पंजा निकालकर अपनी आंखों से लगाया। पंजा लगाते ही वो जाहिर हो गया और घोड़े पर बैठकर अपने मकान की तरफ चल दिया। शहर में उसी रोज ये अफवाह फैल गई कि राजकुमारी को किसी जादूगर ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया है। राजकुमारी किसी को नजर नहीं आती, मगर वो सबके सामने होती है। ये खबर तोगान की भतीजी कौसमा ने भी सुनी और अपने चचा तोगान से कहने लगी, चचा जान, राजकुमारी कैसे गायब हो गई? क्या दुनिया में ऐसा जादू भी है कि जिसके जोर से आदमी गायब हो जाता है? तोगान बोला, बेटी, इस दुनिया में हर किस्म का जादू मौजूद है। भगवान राजकुमारी पर रहम करे। कौसमा ने कहा, चचा जान, क्या आप राजकुमारी का इलाज नहीं कर सकते? आपको तो जादू का बड़ा इल्म है। कोई ऐसा जादू करें कि बेचारी राजकुमारी फिर से जाहिर हो जाए। मुझे उस पर बड़ा तरस आता है। तोगान ने सर हिलाते हुए कहा, बेटी, भला मेरे पास ऐसा जादू कहाँ? मैं तो मुद्दत हुई जादू भूल चुका हूँ। अब तू मेरे लिए जल्दी से कहवा तैयार करके ले आ, मैं बहुत थक गया हूँ। कौसमा खामोशी से कहवा तैयार करने चल दी। उधर शाही महल में राजा के कमरे खास में शाही वैद्य, हकीम और शाही जादूगर मौजूद थे और राजकुमारी की हालत पर गौर कर रहे थे। शाही वैद्य और हकीम कह रहे थे, राजकुमारी पर किसी जिन का साया हो गया है। शाही जादूगर का ख्याल था कि राजकुमारी पर देवी देवता का अजाब नाजिल हुआ है। राजकुमारी से जरूर कोई भूल हुई होगी। राजा झुंझला कर बोला, मेरी बेटी मासूम है। उसने किसी देवी देवता का क्या बिगाड़ा था कि उस पर अजाब लाया गया? तुम शाही जादूगर हो, कोई तोड़ निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें महल से निकाल दूंगा।
शाही जादूगर बोला, महाराज मैंने अपना हर किस्म का जादू आजमा कर देख लिया है, मगर मैं देवी देवताओं का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे माफ किया जाए। राजा मायूस हो गया, उसने सर झुका दिया। शाही वैद्य ने कहा, महाराज हमें शहर में ऐलान कर देना चाहिए कि जो कोई राजकुमारी को फिर से ठीक कर देगा उसे इनाम इकराम से मालामाल कर दिया जाएगा। हो सकता है शहर में कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो राजकुमारी का इलाज कर सके। राजा को यह मशवरा पसंद आया। उसी वक्त शहर में ऐलान करवा दिया गया कि जो कोई राजकुमारी को ठीक कर देगा राजा उसे अपनी आधी दौलत इनाम में देगा। शहर में जगह जगह राजकुमारी के बारे में बातें होने लगीं। तोगान इसी ऐलान का इंतजार कर रहा था। वो घोड़े पर बैठा और सीधा राजा के महल में आ गया। इस बार उसने अपने आप को गायब नहीं किया था। महल के दरवाजे पर आकर तोगान जादूगर ने दरबान से कहा, मैं तोगान हूँ, राजा से जाकर कहो कि मैं उसकी बेटी का इलाज कर सकता हूँ। दरबान ने उसी वक्त राजा को इतला दी। राजा ने तोगान को अपने कमरे में तलब किया। तोगान ने जाते ही सलाम किया और अदब से बोला, महाराज मेरा नाम तोगान है, मैं जादूगर नहीं हूँ, मगर एक सन्यासी बाबा की मैंने बड़ी खिदमत की थी। उसने मुझे कहा था कि मैं ऐसी बीमारियों का भी इलाज कर सकता हूँ जिसका इलाज कोई ना कर सके। राजा ने कहा, मगर मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, उसे तो जादू के जोर से किसी ने गायब कर दिया है। वो किसी को दिखाई नहीं देती मगर मौजूद होती है। तोगान बोला, मैं समझ गया महाराज, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि राजकुमारी पर किया क्या जादू टूट जाए और वो फिर से जाहिर होकर हंसी खुशी रहने लगे। राजा ने कहा, हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी प्यारी बच्ची पर किया गया जादू टूट जाए और वो इस मुसीबत से निजात पाए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तोगान ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा महाराज। राजा बोला, अगर तुमने हमारी बेटी को अच्छा कर दिया तो हम ऐलान के मुताबिक तुम्हें अपनी सल्तनत की आधी दौलत इनाम में देंगे। तोगान ने शाही हकीम और शाही जादूगर की तरफ देखा और राजा की तरफ झुककर कहा, महाराज मैं अकेले में आपसे एक खास बात करना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। राजा बेचारा अपनी बेटी की वजह से बेहद परेशान था। उसने शाही वैद्य और शाही जादूगर से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में चले जाएं। राजा का हुक्म पाते ही वो दोनों वहां से चले गए। जब कमरे में राजा और तोगान अकेले रह गए तो राजा ने पूछा, तोगान अब बताओ तुम क्या खास बात करना चाहते थे? तोगान ने अपने अंदर हौसला पैदा किया और जरा खंकार कर बोला, महाराज मुझे कॉल दें कि मेरी बात सुनकर आप मेरे कत्ल का हुक्म नहीं देंगे। राजा हैरत से बोला, तो ऐसी कौन सी बात करने वाले हो? तोगान ने कहा, महाराज पहले आप मेरी जान बख्शी का वादा करें, फिर मैं आपको अपनी शर्त बताऊंगा। राजा जल्दी से बोला, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अब बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? तोगान ने अपनी आवाज में एतमाद पैदा करते हुए कहा, महाराज आप वादा करें और मुझे कॉल दें कि अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया और उसका जादू तोड़ दिया तो आप मेरी शादी राजकुमारी से कर देंगे। तो मैं अभी राजकुमारी का जादू खत्म कर देता हूँ। राजा को बेहद गुस्सा आया। एक नीच जात के आदमी को राजकुमारी से शादी करने की ख्वाहिश की जुर्रत कैसे हुई? मगर राजा उस वक्त बेबस था और तोगान उसकी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। किसी की बेबसी का फायदा उठाना बहुत बड़ा गुनाह होता है, मगर तोगान पर तो दौलत और तख्तो ताज हासिल करने का भूत सवार था। उसने कहा, महाराज मैं दावा करता हूं कि राजकुमारी का जादू मैं तोड़ दूंगा। कामयाब होने पर आप राजकुमारी की मुझसे शादी का कॉल दें। अगर मैं कामयाब ना हुआ तो आप मेरी गर्दन उड़ा सकती हैं। राजा गहरी सोच में डूब गया, बेचैनी से टहलने लगा। फिर रुककर तोगान की तरफ देखा और पूछा, तुम कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? तोगान बोला, महाराज मैं सौदागर हूँ और शहर के बाहर नहर के किनारे एक मकान में रहता हूँ। राजा ने कहा, मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं सोचकर फैसला करूंगा। 2 दिन बाद तुम महल में आना। तोगान ने अदब से सलाम किया और वापस आ गया। वह बड़ा खुश था क्योंकि उसे मालूम था कि राजकुमारी का इलाज सिर्फ उसी के पास है और वह 2 दिन बाद राजकुमारी को ठीक करके उससे शादी करेगा और फिर राजा के तख्त का वारिस बन जाएगा। वो खुश खुश घर वापिस आया और कौसमा से कहा कि आज बत्तख का गोश्त पकाओ। कौसमा ने पूछा, चाचा जान आज क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। तोगान बोला, कौसमा मैं बहुत जल्द राजा के महल में चला जाऊंगा और फिर एक दिन आएगा कि मैं इस मुल्क का राजा होऊंगा। कौसमा कुछ ना समझ सकी कि उसका चचा क्या कह रहा है। तोगान ने कहकहा लगाकर कहा, तुम नहीं समझ सकोगी कौसमा, लेकिन बहुत जल्द जब मेरी शादी राजकुमारी के साथ हो गई तो सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कौसमा ने हैरानी से पूछा, चचा जान आप राजकुमारी से शादी करेंगे, ये आप क्या कह रही हैं? तोगान बोला, मैं शादी नहीं करूंगा बल्कि राजा खुद अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे देगा। कौसमा ने ताज्जुब से पूछा, लेकिन वो क्यों? तोगान ने कहा, इसलिए कि मेरे पास राजकुमारी की बीमारी का इलाज है। मैं राजकुमारी के जादू को खत्म कर दूंगा। मैंने राजा के आगे यही शर्त रखी है कि अगर मैं राजकुमारी का जादू तोड़ डालूं तो राजा उसकी शादी मेरे साथ कर देगा। तोगान कहकहा लगाकर हंसने लगा। कौसमा ने सवाल किया, चचा जान क्या आपके पास ऐसा जादू है जिससे आप राजकुमारी का इलाज कर सकें? क्यों नहीं, इलाज मेरी जेब में है, मगर मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। ये कहकर तोगान खुशी से झूमता हुआ अपने कमरे में चला गया।
कॉस्मा सोचने लगी कि उसके चचा की इतनी उम्र है, उसे एक नौउम्र लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है, और फिर वो राजा की बेबसी और मजबूरी का फायदा उठा रहा है, जो एक नाजायज बात है। उसे राजा पर बेहद रहम आया, मगर वो राजा की कोई मदद नहीं कर सकती थी। काश वो राजा की कोई मदद कर सकती और उसे चचा तोगान की चाल से बचा सकती। शाम को चचा तोगान ने यह तो कॉस्मा को बता दिया कि राजा ने उसे 2 दिन की मोहलत दी है, मगर ये ना बताया कि राजकुमारी के जादू का उसके पास तोड़ कौन सा है। वो किसी को ये बता ही नहीं सकता था। लेकिन कॉस्मा ने गौर किया कि चचा ने कहा था राजकुमारी के जादू का तोड़ मेरी जेब में है। कॉस्मा नहीं चाहती थी कि एक मजबूर बेबस बाप की बेबसी का नाजायज फायदा उठाते हुए उसका लालची चचा राजकुमारी से ब्याह करके तख्त पर कब्जा कर ले। वो एक बूढ़े का नौजवान से ब्याह होता नहीं देख सकती थी। कॉस्मा ने फैसला कर लिया कि वह चचा की जेबों की तलाशी लेगी। रात के खाने के बाद तोगान बाहर चला गया। कॉस्मा ने चचा के कमरे की तलाशी ली। उसके कपड़ों की जेबें देखी, मगर उसे कुछ ना मिला। तोगान ने मारिया का पंजा अपनी अलमारी में ताला लगाकर रखा हुआ था। कॉस्मा को सख्त नाउमीदी हुई। उसे यकीन हो गया कि वो दुखी राजा की कोई मदद नहीं कर सकेगी और बेचारी राजकुमारी का ब्याह उसके बूढ़े चचा से हो जाएगा। रात को जब खाना खाकर कॉस्मा सो गई तो ख्वाब में उसने देखा कि वो एक खूबसूरत बाग में है, जहां गुलाब और मोती के फूल खिले हैं, फव्वारे चल रहे हैं। दरमियान में एक छोटा सा महल है, जिसकी सीढ़ियों पर एक संगमरमर की मूर्ति खड़ी है। कॉस्मा उसके करीब आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो मारिया की मूर्ति थी। मारिया, जिसने कॉस्मा की मदद की थी और जो उसके घर में आकर गुम हो गई थी। कॉस्मा ने ख्वाब में ही मारिया की मूर्ति को आवाज दी, मारिया, मारिया बहन, क्या ये तुम्हारी मूर्ति है? उसने देखा कि मूर्ति के होंठों में हरकत पैदा हुई। फिर उसे मारिया की बहुत ही कमजोर और मध्यम आवाज सुनाई दी। ये आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही थी। मारिया उसे कह रही थी, कॉस्मा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। कॉस्मा ने बेताबी से कहा, मारिया बहन, तुम कहाँ गुम हो गई हो? थ्यूसोंग और नाग तो तुम्हारी तलाश करते करते थक गई और चले गई हैं। तुम कहाँ हो? मारिया की कमजोर आवाज आई, कॉस्मा, मुझे तुम्हारे चचा तोगान ने धोखे से उल्लू के पंजे में कैद कर रखा है। कॉस्मा ने हैरानी से पूछा, उल्लू के पंजे में? मारिया ने कहा, हाँ, तुम्हारे चचा तोगान ने जादू के अमल से मुझे उल्लू के पंजे में कैद कर दिया है और उसी पंजे से उसने राजकुमारी को भी गायब किया है और अब उसे फिर से जाहिर करके राजा को बेवकूफ बनाकर राजकुमारी से ब्याह करने वाला है। कॉस्मा ने कहा, अच्छा, तो ये सब उस पंजे की वजह से हुआ है जिसमें तुम कैद हो। मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि मेरा चचा इतना अय्यार और जालिम होगा। मारिया बोली, उसके पास जो पंजा है उसमें यह खसूसियत है कि जो कोई उसे अपनी आंख से लगाएगा वो गायब हो जाएगा। दूसरी बार आंखों से लगाएगा तो फिर से नजर आने लगेगा। तुम्हारे चचा तोगान ने पहले ये पंजा राजकुमारी की आंखों से लगाकर उसे गायब किया और अब दोबारा उसकी आंखों से लगाकर उसे फिर से जाहिर कर देगा और ये जाहिर करेगा कि सब कुछ उसके जादू की वजह से हुआ है। और यूं वो राजा की मजबूरियों का फायदा उठाकर उसे अपनी राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में देने पर मजबूर कर देगा। ये सरासर जुल्म है मारिया बहन, कॉस्मा जोर से बोली। मारिया ने कहा, हाँ, ये जुल्म है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझ पर इतना सख्त जादू किया गया है कि मैं ख्वाब में भी हरकत नहीं कर सकती। तुम किसी तरह ये गलत शादी रोको। कॉस्मा बोली, मैं तो खुद नहीं चाहती कि बूढ़ा चचा राजा की कमजोरी का फायदा उठाकर नौजवान राजकुमारी से शादी करे, मगर मैं ये शादी कैसे रोक सकती हूँ? मारिया ने कहा, तोगान सिर्फ मेरा पंजा राजकुमारी की आंखों पर लगाकर ही फिर से ठीक हालत में ला सकता है। तुम ये पंजा अपने कब्जे में कर लो, फिर तोगान कुछ न कर सकेगा और ये शादी नहीं होगी। कॉस्मा ने पूछा कि ये तिलिस्मी पंजा कहाँ है? मारिया ने उसे बताया कि उसका तिलिस्मी पंजा जिसमें वो कैद है तोगान की दराज में बंद है। कॉस्मा बोली, उसकी चाबी तोगान हर वक्त अपने गले में लटकाए रखता है, मैं अलमारी कैसे खोल लूंगी? मारिया ने कहा, तुम ताले पर 3 बार खुदा का नाम लेकर हाथ फेरना, ताला खुल जाएगा और जब तुम मेरा पंजा वहां से उठा लोगी तो अलमारी का ताला अपने आप फिर लग जाएगा। कॉस्मा ने कहा, इस तरह तो मेरे चचा तोगान को शक पड़ जाएगा कि पंजा मैंने निकाला है। मारिया की आवाज सुनाई दी, जब तुम सोकर उठोगी तो तुम्हारे सरहाने के नीचे इसी किस्म का एक नकली उल्लू का पंजा पड़ा होगा। ये पंजा तुम असली पंजे की जगह पर रख देना, तोगान को तुम पर शक भी नहीं पड़ेगा और असली पंजा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसमें मैं कैद हूँ। कॉस्मा ने बेचैनी से पूछा कि वो उस पंजे से कैसे आजाद हो सकती है। मारिया ने कहा, इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ मालूम नहीं। पहले तुम राजकुमारी को इस जालिम बूढ़े से बचाओ, मेरा पंजा छुपा कर रखना, फिर सोच लेंगे कि मेरा क्या होगा और मैं इस पंजे से कैसे आजाद हो सकती हूँ। कॉस्मा की आंख खुल गई, उसे सारे का सारा ख्वाब याद था। उसने जल्दी से अपने सरहाने को उठाया, नीचे उल्लू का एक छोटा सा पंजा पड़ा था। उसे यकीन हो गया कि उसका ख्वाब सच्चा था और मारिया उसे ख्वाब में मिली थी। कॉस्मा ने वो पंजा उठाकर अपनी कमीज की जेब में रख लिया। राजा की मोहलत का आखिरी दिन था। दूसरे रोज तोगान राजा के महल में जाकर उसकी बेटी राजकुमारी सतनागरी को ठीक करने वाला था।
कोस्मा को अय्यार चचा के कमरे में जाने का मौका नहीं मिल रहा था। आखिर उसने सरदर्द का बहाना बनाया और बिस्तर पर लेट गई। इत्तेफाक से घर में नौकर भी कोई नहीं था। कोस्मा सर दर्द से चिल्लाने लगी। उसने चचा से कहा कि हकीम से दवाई ला दें। तोगान जाना नहीं चाहता था, मगर कोस्मा को दर्द से बिलबिलाते देखकर चला गया। जो ही तोगान घर से बाहर निकला, कोस्मा बिस्तर से उठी और तोगान के कमरे में आ गई। सामने अलमारी पर ताला पड़ा था। कोस्मा ने वही किया जो मारिया ने उसे बताया था। ताले पर खुदा का नाम लेकर 3 बार उंगली फेरी तो ताला खुल गया। अंदर एक दराज था। उसे खोला तो देखा कि उल्लू का पंजा पड़ा था। ये पंजा बिल्कुल उसी पंजे जैसा था जो कोस्मा की जेब में था और जो नकली था। कोस्मा ने जेब से पंजा निकाला। असली और नकली में जरा सा भी फर्क नहीं था। कोस्मा ने असली पंजा उठाकर जेब में डाला और उसकी जगह नकली पंजा रख दिया। अलमारी बंद की और पीछे हटी तो ताला अपने आप लग गया। कोस्मा तेजी से तोगान के कमरे से बाहर निकल आई और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसका मकार चचा दवाई लेकर आ गया। कोस्मा यूं अदाकारी कर रही थी जैसे दर्द से उसका सर फटा जा रहा हो। तोगान ने कहा, ये सफूफ पानी से पी लो, अभी आराम आ जाएगा। कोस्मा ने पानी के साथ सफूफ पी लिया और बोली, हाँ चचा, वाकई मेरी सरदर्द कम हो गई है। तोगान मुस्कुराया, अब कुछ देर आराम करो, तुम्हें मेरे कपड़े भी तैयार करने हैं। कल मैं राजा के महल में जा रहा हूँ और कल ही मेरी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ शाही महल में ले चलूंगा। चलोगी ना? कोस्मा ने कहा, जरूर चलूंगी चचा जान। शाम को कोस्मा ने तोगान चचा के लिए नया जोड़ा तैयार कर दिया। तोगान सारी रात शाही महल पर हुकूमत करने के ख्वाब देखता रहा। रात को 3 बार उठकर उसने अलमारी खोलकर मारिया का पंजा देखकर तसल्ली की कि वो अलमारी में मौजूद है। दूसरे दिन वो नए कपड़े पहनकर सज धज कर घोड़े पर सवार हुआ। मारिया का पंजा उसने खास तौर पर रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया था। फिर वो शाही महल की तरफ रवाना हो गया। राजा शाही महल के खास कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। वो अपनी बेटी की शादी तोगान से नहीं करना चाहता था, मगर वो मजबूर था। बाप था और बेटी की जिंदगी के लिए उसे ये शर्त तस्लीम करनी पड़ी थी। ये बात उसने अपनी बेटी को अभी नहीं बताई थी। तोगान महल में दाखिल हुआ तो राजा राहदारी में उसे लेने के लिए आया। फिर वो उसे साथ लेकर राजकुमारी के कमरे में आ गया। यहाँ शाही हकीम और दूसरे दरबारी भी मौजूद थे। राजकुमारी सतनागरी अपने पलंग पर लेटी थी, मगर वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ कंबल का थोड़ा सा उभार नजर आ रहा था। राजा ने तोगान से कहा, क्या तुम मेरी बच्ची का इलाज करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आए हो तोगान? तोगान ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या आपको मेरी शर्त और अपना कौल याद है ना? क्यों नहीं, राजा ने कहा, हम राजपूत राजा हैं, हम अपना कौल जरूर पूरा करेंगे। तुम हमारी बच्ची को अच्छा कर दो, फिर हमने तुमसे जो वादा किया है वैसा ही होगा। तोगान बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर में उसकी किस्मत खुलने वाली थी। वो राजकुमारी का खावंद और इस शाही महल का मालिक बनने वाला था। उसने अपनी जेब से रेशमी रुमाल निकाला, उसे आंखों से लगाकर 7 बार चूमा। ये वो ड्रामा कर रहा था महज दिखावे के लिए, दूसरों पर रौब जमाने के लिए कि वो बहुत बड़ा जादूगर है। इसके बाद तोगान ने रुमाल में से उल्लू का पंजा निकाल लिया और राजा की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, महाराज, ये मेरे सन्यासी बाबा का दिया हुआ तोहफा है। इसके अंदर सिर्फ उसी वक्त जादू आता है जब ये मेरे हाथ में होता है। किसी दूसरे के हाथ में जाते ही उल्लू के पंजे की तिलिस्मी तासीर खत्म हो जाती है। तोगान ये इसलिए कह रहा था कि बाद में राजा उससे मारिया का तिलिस्मी पंजा न तलब कर ले। राजा ने कहा, इस उल्लू के पंजे में क्या तासीर है? तोगान ने कहा, महाराज, ये तिलिस्मी पंजा मैं राजकुमारी की आंखों से लगाऊंगा और एकदम से उस पर किया गया जादू टूट जाएगा और राजकुमारी फिर से सबको नजर आने लगेगी। शाही हकीम बोला, मगर राजकुमारी जी की आंखें तो नजर ही नहीं आ रही। तोगान ने कहा, आपको नजर नहीं आ रही हैं, मगर इस तिलिस्मी पंजे की तासीर की वजह से मैं राजकुमारी की आंखें देख रहा हूं। अभी मैं ये पंजा इसकी आंखों से लगाऊंगा और राजकुमारी तुम सबके सामने जाहिर हो जाएगी। फिर आप सब लोग उसे देख सकोगे। राजा ने कहा, भगवान के लिए देर न करो, मैं अपनी बेटी को फिर से देखने को बेताब हूं। तोगान ने मारिया का पंजा अपने दाएं हाथ में लिया और राजकुमारी की तरफ बढ़ा। वो तो राजकुमारी को बराबर देख रहा था। उसने आहिस्ता से पहले राजकुमारी की एक आंख और फिर दूसरी आंख से पंजे को लगाया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब आप सब राजकुमारी को यकीनन देख रहे होंगे। राजा ने कहा, मुझे तो मेरी बेटी अभी तक नजर नहीं आई। तोगान का दिल धक से रह गया। राजा ने अपने दरबारियों और शाही हकीम से पूछा, क्या तुम लोग राजकुमारी को देख रहे हो? उन्होंने भी कहा कि हमें राजकुमारी नजर नहीं आ रही। अब तो तोगान को खौफ के मारे पसीना आ गया, मगर वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बोला, अभी नजर आ जाएगी राजकुमारी। उसने 1 बार, 2 बार, 3 बार मारिया का पंजा राजकुमारी की आंखों से लगाया, मगर राजकुमारी किसी को दिखाई ना दी। राजकुमारी ने चिल्लाकर कहा, पिताजी, ये किस धोखेबाज पाखंडी को आप ले आए हैं?
भगवान के लिए किसी माहिर जादूगर को बुलाइए। राजा गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तोगान का खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मारिया के पंजे ने अपना काम क्यों नहीं किया। राजा गजबनाक होकर बोला, पाखंडी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? तोगान हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने धोखा नहीं दिया। इस तिलिस्मी पंजे में कोई खराबी पैदा हो गई है, मुझे मोहलत दीजिए। राजा ने कहा, तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। अब हम तुम्हारा वादा, तुम्हारी शर्त पूरी करेंगे। राजा ने ताली बजाई। 2 सिपाही अंदर आ गए। राजा ने कहा, इस धोखेबाज को ले जाओ, शाम को इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तोगान थरथर कांपने लगा। सिपाही उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि शहर के मशहूर सौदागर तोगान को राजा के हुक्म से कैद में डाल दिया गया है और शाम को उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कौसमा को पता चला तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसके चचा ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था कि उसे राजा मौत के घाट उतार दे। उसका यही कसूर था कि तख्तो-ताज के लालच में तोगान ने राजा की बेटी से धोखे के साथ शादी करने की कोशिश की थी। कौसमा के पास असली पंजा मौजूद था। उसने अपने चचा को बचाने का फैसला कर लिया। वो अपने मकान से मर्दाना भेष बदलकर घोड़े पर सवार होकर निकली और सीधी राजा के महल के पास आ गई। यहाँ उसने मारिया का असली पंजा निकालकर अपनी आंखों से लगाया। पंजे के लगाते ही वो गायब हो गई। ये तजुर्बा कौसमा को अजीब लगा। वो अपने आप को नहीं देख सकती थी, अगरचे वो सबको देख रही थी, सबकी आवाजें सुन रही थी और सांस भी ले रही थी। वो महल के दरवाजे में से गुजरकर सीधी राजा के दरबार में आ गई। उस वक्त शाम होने में कुछ देर थी। कौसमा को खतरा था कि कहीं राजा के हुक्म से तोगान चचा की गर्दन न उड़ा दी जाए, इसलिए वह जल्द से जल्द राजा के सामने जाना चाहती थी। राजा दरबार में नहीं था। कौसमा चूंकि गायब थी, इसलिए बड़ी आसानी से वो महल के कमरों में राजा को तलाश करने लगी। आखिर एक कमरे में उसने देखा कि राजा एक खाली पलंग के पास सर झुकाए बैठा है। कौसमा ने करीब जाकर देखा कि पलंग खाली है, मगर एक लड़की की बातें करने की आवाज आ रही है। ये राजकुमारी थी जो राजा से कह रही थी, पिताजी, मैं जिंदगी से नाउमीद हो चुकी हूँ। आप मुझे काशी की पहाड़ियों में भेज दें, मैं बाकी जिंदगी वहां भगवान की याद में गुजार दूंगी। राजा कह रहा था, बेटी, मैं तुम्हें अपने से कैसे जुदा कर सकता हूँ? तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। तू चाहे मुझे नजर ना आए, लेकिन तुम्हारी आवाज तो मुझे आती रहेगी। राजकुमारी की आवाज आई, मगर पिताजी, ऐसे में कब तक जिंदा रहूंगी? कौसमा उनके करीब ही खड़ी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी राजकुमारी। एक नई आवाज सुनकर राजा और राजकुमारी हैरान रह गए। कौसमा ने कहा, महाराज, आप हैरान ना हो, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप तोगान को छोड़ देंगे। राजा ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मगर तुम कौन हो? कौसमा बोली, मैं कोई भी हो सकती हूँ, आपको इससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर कौसमा ने मारिया का पंजा राजकुमारी की आंख से लगाया तो राजकुमारी अपने बिस्तर पर जाहिर हो गई। उसे देखकर राजा तो खुशी से निहाल हो गया। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरी बच्ची, भगवान ने तुझे अच्छा कर दिया, मैं किस कदर खुश नसीब हूँ। फिर सामने देखकर कहने लगा, ऐ देवी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बच्ची को फिर से अच्छा कर दिया और इसका जादू जायल कर दिया। कौसमा ने कहा, अब अपने वादे पर अमल करते हुए अब तोगान की रिहाई का हुक्म जारी कर दें। राजा ने उसी वक्त गुलाम को बुलाकर हुक्म दिया कि तोगान को छोड़ दिया जाए। महल में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि राजकुमारी पर किया गया जादू टूट चुका था और वो नजर आने लगी थी। तोगान को जब कैद खाने से निकाला गया तो उसने हैरान होकर पूछा, राजा ने मुझ पर यह मेहरबानी किस लिए की है? दरबान बोला, भगवान ने राजकुमारी जी को अच्छा कर दिया है, अब वो गायब नहीं है। इस खुशी में राजा ने तुम्हारी रिहाई का हुक्म दिया है। अब तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, कहीं राजा अपना इरादा न बदल ले। तोगान लंबे लंबे डग भरता महल से बाहर निकल आया। कौसमा पहले ही अपने मकान में पहुंच चुकी थी। उसने लिबास बदल लिया था और बावर्ची खाने में खाना पकाने में मसरूफ थी कि तोगान अंदर दाखिल हुआ। कौसमा भागकर उससे लिपट गई।